अरे भाई आ रही हूँ, इतना गेट मत बजाओ। नैना हाथों में पापड़ की थाली लेकर उतरती है और मालती कहती है, अरे बहू दूध मैं ले लूंगी, तू रख दे पापड़ पहले रसोई में। नहीं नहीं मम्मी जी आप रहने दो, मैंने बोला ना मैं कर लूँगी खुद। अरे कभी सुन भी लिया कर बहू। नैना एक हाथ में पापड़ की थाली लिए दूसरे हाथ में दूध का टोपिया लेकर दूध डलवाने लगती है। भाभी जी दूध गिर जाएगा इस तरह, एक साथ दोनों काम क्यों करने हैं? पहले आप पापड़ की थाली रखाओ। अरे भैया आप उसकी फिक्र छोड़ो ना, मुझे आदत है। जब तक जाकर रख के आऊँगी उतनी देर में दूध ले ही लूँगी। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने मायके में भी ऐसे ही करती थी। मुझे क्या है, गिर भी जाएगा तो आपको सोचना है, मेरा क्या जाएगा। दूध वाला दूध देकर चला जाता है। देखा, दोनों काम हो गए। नैना दोनों हाथ में बर्तन लिए रसोई में जाती है, पर दूध का पतीला हिलने लगता है। पतीला संभालने के चक्कर में पापड़ की थाल गिर जाती है और आवाज़ सुनकर मालती कहती है, हो गया ना, फिर कोई गड़बड़ कर दी। इतनी बार बोलने पर भी ना तू सुनती नहीं बहू। अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। मालती जानती है कि नैना कभी मानेगी ही नहीं कि उससे कुछ हुआ है, इसलिए मालती खुद जाकर देखती है। अच्छा हुआ दूध नहीं गिरा, मेरा तो कलेजा ही पकड़ा गया। चलो पापड़ ही गिरे। मैंने तो कहा ही था मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ। पापड़ टूट जाते हैं। फिर नैना रसोई में जाकर पापड़ रख देती है। टूटे हुए पापड़ ना मसाला पापड़ बनाने में काम आ जाएंगे। दोपहर का खाना बना लेती हूँ। नैना एक तरफ चावल के लिए पानी चढ़ाती है, दूसरी तरफ आयरन करने लगती है। जब तक पानी गर्म होगा तब तक एक कपड़ा आयरन हो भी जाएगा। नैना मालती की साड़ी आयरन करने लगती है और उधर पानी उबलकर गिरने की आवाज़ आती है। नैना आयरन साड़ी पर ही रख कर रसोई में भागती है और पानी में चावल डालती है और फिर भूल जाती है कि कपड़े आयरन के लिए पड़े हैं। साड़ी जलने की बदबू आने से मालती कहती है, ए बहू कुछ जलने की बदबू आ रही है। नहीं तो मम्मी जी कुछ भी नहीं जल रहा, मैं रसोई में ही हूँ। ये लड़की सुनेगी नहीं, मुझे ही देखना होगा। मालती हर जगह देखती है और फिर देखती है कि उसकी साड़ी जल रही है। वो तुरंत आयरन ऑफ कर देती है और ज़ोर से आवाज़ देते हुए नैना से कहती है, अरे बहू ये क्या किया, मेरी साड़ी जला दी तूने। एक बार में 10 काम करने की आदत से घर में आग लग जाएगी एक दिन। नैना उंगली अपने मुंह में दबाकर धीरे से कहती है, ओह आयरन लगाकर भूल गई थी। अच्छा हुआ कि मम्मी जी की साड़ी ही जली है। वो भागती हुई कमरे में जाती है और साड़ी हाथ में लेकर कहती है, अरे मम्मी जी थोड़ी सी ही तो जली है, साड़ी रफू हो जाएगी। थोड़ी सी का क्या मतलब है? जब तुझसे नहीं होता तो छोड़ देना। मुझे करने भी नहीं देती कोई काम और खुद ऐसा करती है। अरे मम्मी जी याद आया, काम वाली साड़ी मांग रही थी। ये साड़ी उसे दे दूंगी और आपके लिए नया ला दूंगी। वैसे भी ना ये पुरानी हो गई है। मस्का मत लगा बहू, मैं सब समझती हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और नैना कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। एक रोज़ सुबह हर्ष को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो हड़बड़ाने लगता है, मैं निकलता हूँ नैना, बाहर ही कुछ खा लूँगा। दर्श को स्कूल भी छोड़ना है। आप नाश्ता कर लो, मैं आपका और दर्श का बैग तैयार कर देती हूँ। देखना उसमें मेरी फाइल डाल देना। अरे तुम मुझे मत बताओ, मैं डाल दूंगी। नैना हर्ष के बैग में लैपटॉप, टिफ़िन, पानी रख देती है, लेकिन फाइल की जगह दर्श की कॉपी रख देती है। इधर दर्श के बैग में टिफ़िन के साथ हर्ष की फाइल रख देती है। लो बैग रेडी हो गया। ठीक है चलता हूँ मैं। हर्ष दर्श को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है, पर वहाँ अपनी फाइल ना मिलने पर वो नैना को कॉल करता है। नैना मेरी फाइल कहाँ है? इसीलिए मैं नाश्ता नहीं कर रहा था। दर्श की कॉपी मेरे बैग में क्या कर रही है? ओह शिट, वो गलती से आपकी फाइल दर्श के बैग में चली गई। तुम ना कोई गड़बड़ करती ही रहती हो। मैंने क्यों विश्वास कर लिया? अरे ऐसी भी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, स्कूल बगल में ही तो है, जाओ जाकर ले लो। अरे यार तुम एक काम करती हो और दूसरा बढ़ा देती हो। तभी बिजली चेक करने वाला आता है। मैडम पिछले महीने भी आपने बिल नहीं भरा था। अरे ठीक है ना, इस महीने एक साथ भर दूंगी। वैसे भी मुझे बाजार जाना है, राशन वाले का बिल देना है तो आपका भी भर दूंगी। जी मैडम जी। बिजली वाला मीटर चेक करके नया बिल निकाल कर दे देता है। बाबा रे इतना बिल, 10,000, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मैं कल ही भर के आती हूँ। नैना राशन वाले को फ़ोन करती है, भैया ज़रा आपका बिल तो भेज देना। अभी भेजता हूँ मैडम। राशन वाला बिल भेजता है। चलो 1,000 ही है। रात को नैना हर्ष के घर आते ही उससे पैसे मांगने लगती है। देखो मुझे बिजली का बिल और राशन वाले को भी पैसे देने हैं, मुझे पैसे चाहिए। तुम रहने दो, फिर कोई ना कोई गड़बड़ करोगी।
इससे अच्छा है कि मैं ही दे आऊँ। अरे नहीं, मुझे बाजार में और भी बहुत काम है, मैं दे आऊँगी ना। ठीक है बाबा, तुम ही चली जाना। हर्ष नैना को उसी वक्त पैसे दे देता है। ये पैसे लो और मुझे चाय पानी पिलाओ। नैना नोटों को हाथों से हिलाती हुई रसोई में चली जाती है। नोटों की हवा तो बहुत अच्छी आती है। चाय और पानी अलग अलग 10 बार थोड़ी ना देने जाऊंगी, एक बार ही ले जाती हूँ। आज जो निमकी बनाई थी वो भी ले जाती हूँ। नैना एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में पानी के गिलास, ऊपर प्लेट में निमकी लेकर एक साथ हर्ष को देने जाती है। और 2-4 सामान एक साथ ले आती। अब धीरे धीरे आओ, गिरा मत देना। आप तो रहने ही दो, मुझे ताने मत दो। नैना हर्ष तक पहुंचती पहुंचती चाय का ग्लास उस पर गिरा देती है। मेरा पैर जल गया। मुझे नहीं पीनी ऐसी चाय। चाय पिलाने को कहा था, ना कि जलाने को। हर्ष तुरंत बाथरूम में जाकर नहाता है। पानी और चाय अलग अलग ले आती तो पता नहीं क्या हो जाता। काम करने की जगह हमेशा बढ़ा देती हो तुम। इतनी भी कोई आफत नहीं आ गई जितना तुम बोल रहे हो। चाय गिरनी थी तो गिर गई, खाली चाय लाती और वो गिर जाती तो क्या करते तुम? ठीक है पापा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। नैना मुंह बनाकर चली जाती है। अगले दिन नैना बाजार जाती है और बिजली का बिल लेना भूल जाती है। बिजली का बिल शायद 1000 का था। एक काम करती हूँ, पहले बिल भराती हूँ। नैना बिजली वाले को 1000 जमा कर देती है, फिर अपना शॉपिंग कर घर वापस चली जाती है। घर जाकर उसे याद आता है कि राशन वाली को भी तो पैसे नहीं दिए। एक काम करती हूँ, काम वाली से भिजवा देती हूँ। 10,000 देकर नैना कामवाली को राशन की दुकान भेज देती है, जहाँ जाकर कामवाली को पता चलता है कि राशन का बिल तो 1000 ही है। भाभी हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करती है। ये पैसे रखकर भैया को दे दूंगी। अगले दिन मालती नैना से कहती है, बहू मुझे शादी में जाना है, ब्लाउज सिलवाना होगा, तू मुझे दर्जी के पास ले चल। मम्मी जी आप क्या करेंगी जाकर, मुझे ही समझा दीजिए, मैं दे आऊँगी। ठीक है, ये ले मेरी नापी, इस नापी से एक साइज बड़ा करवा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। नैना सोचती है कि मालती के साथ साथ वो भी अपना ब्लाउज बनवाने दे दे। बहती गंगा में हाथ धो ले नैना, उसी पैसे से अपना ब्लाउज बनवा लूँगी। नैना दर्जी के पास जाकर उसे दोनों का ब्लाउज देती है, लेकिन नापी गलत बता देती है। भैया मुझे ना अगले हफ्ते किसी भी तरह ब्लाउज चाहिए। मिल जाएगा। अगले हफ्ते ब्लाउज आता है। मालती अपना ब्लाउज खोलकर कहती है, बहू तूने अपना नापी का तो नहीं बनवा दिया, ये मेरे साइज का नहीं लग रहा। नहीं मम्मी जी आप पहन कर देखो तो, आपकी साइज का ही बनवाया है मैंने। मालती ब्लाउज पहनती है और ब्लाउज में ही अटक जाती है। ए बहू ये देख, ऐसा ब्लाउज बनवाया तूने, अब क्या पहनूंगी मैं। देख तू ऐसा करती ना, इसीलिए मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आता है। इतने में ही लाइन कट जाती है और हर्ष आकर कहता है, बिजली वाले ने हमारे घर की बिजली काट दी। नैना तुमने बिजली बिल नहीं भरा था क्या? अरे भरा था मैंने। भरा था तो ये बिल देखो जरा। बिल देखते ही नैना अपने माथे पर हाथ रख लेती है। ओह मैंने राशन वाले को दे दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा क्या? रहो बिना बिजली के, तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं है, एक साथ 10 काम करने हैं। बिना लाइन के मैं नहीं रह सकती, आप बिजली वाले को बोलकर वापस लाइन लगवाइए ना। ये मजाक है क्या? बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो छत पर ही जाकर सो जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी। राशन वाले से पैसे वापस ले आओ ना। और वो वापस दे देगा क्या? ठीक है, मैं अपने कंगन बेच आती हूँ, लेकिन आप मुझे लाइन लगवा कर दीजिए। नैना अपनी गलती पर पछताती है और रोने लगती है। तभी हर्ष जाकर फ्यूज़ लगा देता है और लाइन आ जाती है। लाइन देखकर नैना की आंखों में कई सवाल आ जाते हैं। लाइन कटी नहीं थी, मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुमने काम वाली को 10,000 देकर राशन वाले के पास भेजा था, उसने मुझे सब बता दिया और पैसे भी वापस कर दिए, जिससे मैं बिजली का बिल भराया। भले ही लेट से हो, लेकिन काम सही तरीके से करो। तुम टाइम बचाने में और काम बढ़ा देती हो। नहीं जी, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। अरब से नैना एक वक्त पर एक ही काम करती है। जुड़वा बीवियां। प्रीति, मेरी बीवी साहिबा, आज तुम्हारे लिए मैं खास फूलों के बागों से फ्रेश फूलों का ये गुलदस्ता बनवा कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैंने सोचा कभी कभी अपनी बीवियों को गिफ्ट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई तीज त्योहार या एनिवर्सरी के वक्त ही हो। और हाँ, तुम ना ये बात अपनी जुड़वा बहन करीना को मत बताना,
उसे पता चला तो वो तो मेरी जान खा जाएगी। और तभी अचानक से करीना ही पीछे मुड़ती है और करीना को कमरे में देखकर अभिमन्यु हैरानी से चौंक जाता है। अरे करीना, तुम पीछे से बाल वाल देखकर और वन साइड से देखा तो लगा कि प्रीति है। देखो, तुम गलत मतलब मत निकालना। हाँ, मैं ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लिए भी लाया हूँ एक। अभी मुझे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे कम और प्रीतिका से ज्यादा प्यार करते हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। करीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे करीना, करीना रुको तो, करीना। ये कहानी है अभिमन्यु की, जो दो जुड़वा बीवियां करीना और प्रीतिका का, जो दोनों एक डॉन की जुड़वा बिटिया होती हैं, उनका इकलौता पति है। डॉन की धमकी की वजह से अभिमन्यु को दोनों भी बहनों से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उन दोनों बीवियों को अभिमन्यु पसंद आ जाता है। अब घर में हर पल सिर्फ इसी बात की उलझन बनी रहती है कि करीना कौन और प्रीतिका कौन। सास राजनंदिनी और पति अभिमन्यु दोनों भी इस उलझन से परेशान रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसी है ये जुड़वा बीवियों की कहानी। अभिमन्यु रात में रूठी हुई करीना को मनाने के लिए एक दिल के आकार का केक लाता है और कमरे को सुंदर तरह से सजाता है। वो देखता है कि करीना तो कंबल ओढ़कर सोई है। ओफो, ये करीना तो सो गई। चलो कोई ना, वैसे भी ये इस वक्त उठकर खाना खाती है। उठा ही देता हूँ उसे। अभिमन्यु की आवाज से करीना उठ जाती है और अपनी आंखें खोलती है और वो अभिमन्यु को देखती है। स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी, पर सच कहूँ तो मैं प्रीति से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। वो गुलदस्ता जो मैं उसके लिए लाया था ना, वो तो बस दिखावा था। चलो अब रूठो मत डार्लिंग, आओ ना, तुम्हारा फेवरेट रेड वेलवेट का केक लाया हूँ। चलो साथ मिलकर केक काटते हैं। तभी कंबल को फेंकते हुए पूरे गुस्से से आग बबूला होकर प्रीतिका बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और बेड पर खड़ी रहकर गुस्से से अभिमन्यु पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे नहीं उस करीना की बच्ची से प्यार करते हो। अभी इट्स रियली नॉट फेयर, तुम धोखेबाज हो। ओह नो, कंबल ओढ़े रहने की वजह से मैंने तो देखा ही नहीं कि साड़ी अलग है और ये करीना नहीं प्रीतिका है। काश मैं साड़ी देखकर पहले ही पहचान लेता। धीरे से क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ, क्यों? अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए जुबान पर लॉकडाउन लग गया तुम्हारे। अरे रहने दो, रहने दो। तुम्हारी खामोशी इस बात पर 100% मोहर लगा रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अपने डॉन पापा को ही तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रीतिका प्रीतिका, मेरी जान, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो तुम ये फोन छोड़ दो और मेरी तरफ देखो। प्रीतिका माफ कर दो, बट डीप डाउन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस करीना से कई गुना ज्यादा। अब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी होनहार हो। करीना तो बस मेकअप और पैसों से ही प्यार करती है डार्लिंग। अभिमन्यु जैसे ही तैसे प्रीतिका को मना लेता है और फिर मन ही मन कहता है, बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं इन दोनों जुड़वा बीवियों के बीच। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, और बीच में बेचारा मैं। मुझ पर यह कैसी मुसीबत आ गई है भगवान। अगली सुबह करीना अपनी सास राजनंदिनी के लिए पूरी, सब्जी और खीर का नाश्ता लेकर जाती है और उसे परोसती है। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी। मैंने सोचा रोज तो हम रूखा सूखा नाश्ता ही करते हैं, तो क्यों ना आज कुछ तूफानी हो जाए। मेरा मतलब आज कुछ अलग हो जाए। हाँ हाँ, बहुत खूब। तू है ही बहुत अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू प्रीतिका। वरना तो करीना बहू बस दिन रात चुंबक की तरह अपने मेकअप और रील्स और ब्रांडेड कपड़े इन्हीं में व्यस्त रहती है। करीना नाम है तो खुद को करीना कपूर मानती है। तुम दोनों जुड़वा बहनों में एक तो ही बेस्ट है प्रीतिका बहू। तभी करीना जोर से कांच के ग्लास को फोड़ती है और गुस्से से कहती है, माँ जी, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? राजनंदिनी एकदम से घबरा जाती है।
क्या? इसका मतलब तो करीना बहू है? हाय राम। हाँ, मैं ही करीना हूँ और आप मुझे प्रीतिका समझ बैठी और पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोला मेरे बारे में। वाओ, आज दिख गया कि आप कितनी बड़ी गिरगिट हो, क्या रंग बदलती हो। बाय गॉड, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। और हाँ, मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी अब। जाइए अपनी प्यारी लाडली दुलारी प्रीतिका बहू से ही अपनी सेवा करवाइए। ये कहकर करीना वहां से चली जाती है। अरे ये दोनों बहुओं का गोलमाल एक दिन मेरे बेटे को और मुझे पागल बनाकर पागल खाने में ही भिजवा देगा, सच में। ऐसे ही रोजाना घर में जुड़वा बीवियों के कारण कलेश होते ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अभिमन्यु और प्रीतिका और करीना की शादी की सालगिरह आती है। अरे अभी बेटा, क्या हाल है? कल तेरी इन दोनों के साथ पहली शादी की सालगिरह है, क्या सोचा है फिर? मेरा तो पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया है माँ। दोनों से मैंने एक ही दिन शादी की और कल मेरी पहली सालगिरह है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि इन दोनों के लिए कितना भी करो, ये दोनों हर बात का बिल मेरे नाम पर ही फाड़ती हैं। उनके डॉन पापा ने बोला है कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन धूमधाम से 5 स्टार होटल में करो। अब वही करना होगा, किसी से कुछ पैसे भी ले लिए हैं उधार। और फिर बेचारे अभिमन्यु को मोटी रकम भरकर एक 5 स्टार होटल में अपने एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना पड़ता है। प्रीतिका और करीना दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उनके डॉन पापा पृथ्वीराज भी वहां आते हैं। वेल डन दामाद बाबू, अपन के दोनों बेटियों की खुशी देने के वास्ते दिल से अपन थैंक यू बोलता है। इन्हें ऐसे ही खुश रखना, समझा? हाँ जी पापा जी। अगले कुछ दिनों के लिए अपन सिंगापुर जा रहे हैं। अपन की बेटियों पर एक आज भी नहीं आनी मांगती, समझ गया ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देगा अपन। जी 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 जी, फिट कर लिया इस बात को मैंने अपने दिमाग में। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी। अभिमन्यु अपनी जुड़वा बीवियों के साथ सालगिरह का केक काटता है और इस तरह बेहद खुशी से सालगिरह मनाता है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और फिर जब अभिमन्यु एक आदमी से लिए हुए उधार पैसे चुका नहीं पाता तो वो आदमी गुस्से से उसे फोन पर कहता है, तेरी तो ऐसी के तैसी, अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए तूने मुझसे पैसे उधार पर तो ले लिए और कहा कि 15 दिन में चुका दूंगा, और आज 20 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक तू दे नहीं पा रहा पैसे। तू तो रुक, अभी तुझे कैसे परेशान करता हूँ, बस देखता रहे। क्या मतलब? हेलो हेलो। उतने में फोन कॉल कट हो जाता है। फिर वो आदमी कुछ गुंडों के साथ अभिमन्यु के घर पर आता है। वहां पर प्रीतिका को देखकर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब अभिमन्यु घर आता है तो ये तो प्रीतिका है। हाँ, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि करीना तो माँ के साथ मंदिर गई है। लेकिन हुआ क्या है इसे? ये खून, ओह गॉड, ये क्या हो गया? लेकिन खुशकिस्मती से प्रीतिका जिंदा रहती है और उसकी सांसें भी चल रही होती है। अभिमन्यु तुरंत प्रीतिका को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर करीना और राजनंदिनी को भी सब बता देता है। बाद में आई एम वेरी श्योर ये उस आदमी ने ही किया है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। अभी तुमने मुझे और मेरी बहन को खुश करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतने सारे पैसे उधारी पे लिए, और वो आदमी। अब मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे एक बात बताओ, उस आदमी को ये नहीं पता ना कि तुम्हारी जुड़वा बीवियां हैं? नहीं, शायद तो नहीं, क्योंकि मैंने उसके सामने सिर्फ बीवी कहकर ही जिक्र किया था, बीवियां नहीं। ओके, तुम टेंशन ना लो, उसे उसके पैसे तो सूद समेत मिल ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो जेल भी जाएगा। और हाँ, तुम डरो मत, मैं पापा तक ये बात पहुंचने नहीं दूंगी। लेकिन तू ऐसा क्या करेगी करीना बहू? करीना एक सफेद साड़ी पहनकर भूतनी की तरह तैयार होती है और हाथ में मोमबत्ती लिए वो उस आदमी के घर जाती है, जहां वो आदमी अपने गुंडे दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है। करीना को देखकर सभी का कलेजा कांप उठता है। अरे नहीं, ये तो उस अभिमन्यु की बीवी का भूत है। नहीं नहीं, बचाओ! क्यों मारा मुझे? तुझे क्या लगा
तुझे मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं अब भूतनी बनकर अपनी मौत का और अपने पति का बदला लूंगी तुझसे। आज तो तेरी शामत तय है, घन चक्कर घोंचू आदमी। वो आदमी डर कर वहां से भागने लगता है और फिर भागते भागते वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है, जहां वो अभिमन्यु, प्रीतिका और राजनंदिनी को कुछ पुलिस अफसर्स के साथ खड़ा देखता है। अरे टाटा, ये क्या घोटाला है? ये तो तेरी बीवी यहाँ पे। अरे तो वो कौन है? तभी करीना भी वहां पर आती है। मैं अभिमन्यु की ही बीवी हूँ, उसकी 2 जुड़वा बीवियां हैं और तूने मेरी बहन को मारकर बहुत बुरा किया। वो तो शुक्र है कि वो बच गई, वरना मैं तुझको भी जिंदा मार देती। ये ले तेरे पैसे और जा जेल में जाकर चक्की पीस। गिरफ्तार कीजिए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। तुझे खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, चल अंदर। पुलिस उस आदमी के साथ उसके गुंडों को भी पकड़कर उन्हें हथकड़ी पहना देती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। और फिर पहले जैसे अभिमन्यु अपनी दोनों जुड़वा बीवियों के साथ भागता डरता अब तो वो खुशी खुशी रहने लगता है। हाँ मम्मी, बस 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं घर पर आ जाऊंगी। और आप ना काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी देवरानी है ना, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। अच्छा चलो अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अब आशा की बातें आप सबने तो सुनी ली होंगी। शर्मा परिवार की बड़ी बहू जो बहुत ही अच्छे घर परिवार से है, लेकिन उसकी देवरानी एक गरीब घर से है, तो आशा हमेशा उस पर अपने अमीर मायके का रोब जमाती रहती। जैसे कि अब उसके भाई की शादी है तो वहां पर काम करवाने के लिए वो लेकर जाना चाहती है अपनी देवरानी को। साधना, ओ साधना, कहाँ पर हो? अरे क्या सुबह सुबह साधना बहू का नाम चिल्ला रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो घर पर बहुत काम है, तो सोच रही हूँ साधना को भी अपने साथ ले जाऊँ। वो वहाँ पर मेरे साथ रहेगी तो काम करने में मेरा हाथ बटा देगी। अच्छा, अगर तू उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और तेरे मायके में काम करने के लिए और कोई और नहीं है क्या जो साधना बहू को अपने साथ लेकर जा रही है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे वहाँ पर कोई काम ना करना पड़े, इसलिए उसे वहाँ पर लेकर जा रही है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में घर में कितना कीमती सामान रखा होता है, काम के लिए नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए सोच रही हूँ कि साधना को ले जाती हूँ। और बात रही घर के काम की, तो मैंने कुछ दिन के लिए काम वाली से बात कर ली है। जब तक हम घर पर नहीं रहेंगे तब तक वो आकर घर का सारा काम कर देगी। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ। जी मम्मी जी। अरे साधना कहाँ रह गई? आई आई दीदी। साधना वहाँ आती है। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची, इतनी देर से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि परसों हम ना मेरे मायके के लिए निकल रहे हैं, तो अपना सारा सामान पैक करके रख लेना, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। मैंने तो सारी पैकिंग करके रख दी है दीदी, आप उसकी टेंशन ना लो। हाँ अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद आशा साधना के साथ अपने मायके चली जाती है। वो काफ़ी देर की ट्रैवल के बाद वहाँ पहुँचते हैं। इतनी देर तक गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों बैठो, मैं बस अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तुझे चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी देवरानी आ गई ना मेरे साथ, वही बना देगी चाय। जाओ साधना, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। अरे दीदी, लेकिन ये भी तो आपके साथ ही आई है ना, ये भी तो थक गई होंगी ना। अरे इससे काम करने की आदत है, इसके मायके वाले ना लकड़ी का काम करते थे, तो इससे काम करने की बहुत आदत है। और वैसे भी वो यहाँ पर काम करने ही तो आई है, अगर यहाँ पर बैठकर आराम फरमाएगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? और तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? तुझे बोला ना जाकर सबके लिए चाय बनाकर ला। जी दीदी। साधना सबके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। दीदी, ये आप किस तरीके से बात करती हो अपनी देवरानी से? बेचारी को आपकी बातों का कितना बुरा लगा होगा। अरे तो इससे मेरी बातों का बुरा लगे या अच्छा लगे, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी ना छोटे लोगों को ज़रा दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इन्हें थोड़ी सी ढील दे दो तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। आशा ये सब बोल ही रही थी कि साधना सभी के लिए चाय लेकर आ जाती है और आशा बोलते बोलते बीच में चुप हो जाती है। दीदी चाय? हाँ देख रही हूँ तू चाय लेकर आई है, अब मैं क्या इतनी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी? थोड़ी देर साइड में रख दे, ठंडी हो जाएगी तो अपने आप पी लूँगी। अरे मंजू दीदी भी आ गई। उनके घर पर कुछ और रिश्तेदार आकर बैठते हैं। साधना अपने चाय की घूंट भरने वाली थी कि सामने दिख रहा है ना कि घर पर और मेहमान आए हैं, लेकिन उसके बाद भी चाय पी रही है। कुछ संस्कार दिए कि नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें?
इस चाय को यहाँ पर रख और बाकी सबके लिए भी चाय बना कर ला। और इस बार ना चाय थोड़ी ढंग की बना कर लाई हो। ये अपने मायके जैसे चाय बनाकर मत लिया ना, जिसके अंदर दूध का नामो निशान नहीं होता। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए ढंग से बना कर ला। जी दीदी। साधना चाय का कप ट्रे में वापस रखकर फिर से बाकी सब मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे आशा, तुम अपने साथ ये काम वाली लेकर आई हो क्या? चाय तो इसने अच्छी बनाई है। अगर इसे बाद में काम चाहिए हो ना तो मेरे घर भेज देना, मुझे भी काम वाली की ज़रूरत है। अरे क्या अमृता दीदी, आप भी ये काम वाली नहीं, मेरी देवरानी है। अरे अरे माफ़ करना, इसने कपड़े ऐसे पहने हैं कि मुझे लगा ये कोई काम वाली है। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी देवरानी है। ज़रा कपड़े तो देखो। अब बचपन से जैसी रही है वही आदत एकदम से थोड़ी ना जाएगी अमृता दीदी। अपने मायके में ना ऐसी किसी से मांग मांग कर कपड़े पहनती थी, तो अब पसंद भी वैसी ही हो गई है। देवर जी इतने पैसे देते हैं लेकिन उसके बाद भी ना ऐसे फटी चरो जैसे कपड़े खरीद कर लाती है। वो कहते हैं ना, बचपन वाली आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। वैसे सच कहूँ तो पता नहीं तुम्हारे देवर को इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया। अब क्या कह सकते हैं, जैसी जिसकी पसंद। दिल लाया गधी पर तो परी क्या चीज है। उन सब की बातों से साधना को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती। तभी रात के समय, आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ मिले। लगता है आज हम लोग पूरी रात सोएंगे ही नहीं, पूरी रात इसी तरह बातों में लगे रहेंगे। अरे कहाँ बातों में लगे रहेंगी, आज का खाना पीना तो हलवाइयों ने बना दिया, लेकिन बर्तन तो हम लोगों को ही धोने पड़ेंगे। और मेहमानों के इतने सारे बर्तन हो गए हैं कि पूछो मत। बर्तन धोने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। अरे तू बर्तन धोने की इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू जा आराम से इधर आकर बैठ। ये मेरी देवरानी है ना, ये बहुत अच्छे बर्तन धोती है। पहले लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी ना। क्या? ये आप क्या बोल रही हो दीदी? मुझे भी पता है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि मुझे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करना पड़े। अरे अरे अरे, तू तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैं तेरी जिठानी हूँ, अब मैं क्या तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? और देख, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तू बर्तन बहुत अच्छे से धोती है, इसलिए जाकर सारे बर्तन धो दे। वैसे भी ना हम सब लोग बहुत थके हुए हैं और हम सबको सुबह मार्केट भी जाना है। वैसे भी बर्तन ना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में धो लेगी तू। आशा की बातें सुनकर साधना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से सबके सामने बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। लेकिन रसोई में तो बर्तनों का पहाड़ जमा था, जिसे देखकर साधना का माथा ठनक जाता है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन तो कोई घर के नौकर से भी नहीं धुलवाता, जितने बर्तनों को धोने का काम दीदी ने मुझ पर सौंप दिया है। हद है भाई, इतने सारे बर्तन धोने में तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और तब तक तो सुबह ही हो जाएगी। ऊपर से मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, कोई काम में मेरी मदद करवाने के लिए भी नहीं आया। बेचारी साधना अकेली सारे बर्तनों को धोने में लग जाती है। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि उस बर्तनों को धोते धोते सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजे कहीं जाकर वो सोती है तो 6 बजते ही आशा उसे जगा देती है। अरे कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? यहाँ पर तू मेरे साथ काम करवाने के लिए आई है या सोने के लिए? घर पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, हम लोगों को मार्केट जाना है, सबके लिए चाय नाश्ता बना दे, और मार्केट से आने में हमें देर हो जाएगी, दोपहर का खाना भी बना लेना। ठीक है दीदी। घर के सब लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं और पीछे से साधना सभी मेहमानों के लिए खाना पीना बनाती है और पूरे घर की सफाई भी अकेले ही करती है। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ पर आती नहीं। मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दीदी मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रही है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। साधना पूरा दिन काम करके थोड़ी देर बैठती है कि सभी लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। साधना बेचारी थोड़ी देर के लिए क्या बैठी थी कि आशा उसे टोक देती है। सुबह जब हम घर से निकले थे तो तू बिस्तर में लेटी हुई थी, अब शॉपिंग करके लौटे हैं तो आराम से बैठी हुई है। अरे ये तो देख ले, हम पूरा दिन मार्केट में घूम फिर कर आए हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे लिए चाय ही बना ला। मैं चाय बनाने ही जा रही थी दीदी, और मैं ना बस अभी ही सारा काम करके बैठी हूँ, इसलिए ज़रा थक गई थी। अब बस 5 मिनट रुकिए, मैं सभी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो तो ज़रा, तू क्या इस घर की मालकिन है जो तुझे आराम फरमाने के लिए टाइम चाहिए है? तुझे इतने भी शर्म नहीं है कि तेरी जेठानी तुझे काम करने के लिए कह रही है और तू बिंदास काम को टाल रही है? अब बस भी करो ना आशा,
साधना तुम एक काम करो, अभी हम बाहर से आए हैं तो बहुत गर्मी लग रही है, तुम हमारे लिए चाय मत बनाओ, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी दीदी। साधना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तभी अमृता की बेटी रिया सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा देती है। अरे बेटा ये क्या किया तुमने, सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा दी। साधना ज़रा वहाँ से कोई कपड़ा तो उठा कर देना, मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे आपको साफ़ करने की क्या ज़रूरत है दीदी, साधना है ना, सब साफ़ कर देगी। अरे लेकिन क्या लेकिन, यहाँ वो काम करने के लिए तो आई है, और थोड़ा सा काम करेगी तो गल नहीं जाएगी। ए तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है, जा जाकर पोछा लेकर और साफ कर दी इसे। अरे जा ना। साधना बाहर से पोछा उठाकर लाती है। जमीन पर गिरी हुई कोल्ड ड्रिंक साफ करके बाहर जा ही रही थी कि आशा जानबूझकर जमीन पर अपनी कोल्ड ड्रिंक भी गिरा देती है। अरे अरे पहले ठीक से साफ तो कर दे, उसके बाद बाहर चली जाना। कितनी जल्दी है काम से बचने की, है? ये देखो यहाँ पर कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई है, इसे साफ करने क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे? बुरा मत मानना साधना, अब आशा की तो मजाक करने की आदत है। तुम ये पोछा मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। अरे जब वो साफ कर रही है तो आपको बीच में जाकर साफ करने की क्या जरूरत है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या बोला? साफ कर। साधना बिना कुछ बोले दोबारा से वहां पर पोछा लगाकर चली जाती है। तभी अमृता आशा से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो आशा, क्यों जानबूझकर बार बार अपनी देवरानी को परेशान कर रही हो? अरे छोड़ो ना अमृता दीदी, वो उसकी देवरानी है, अब उसके साथ जैसी मर्जी बिहेव करे, हमें क्या। वैसे अच्छा हुआ आशा दीदी कि आप अपने साथ अपनी देवरानी को ले आई, वरना हमें ही सारे घर का काम करना पड़ता। इसके चक्कर में तो नौकरानी को देने वाले पैसे भी बच गए। साधना दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनकी ऐसी बातों से साधना के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर वो अपने कपड़े पैक करने लगती है कि आशा वहां पर आ जाती है। अरे साधना क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने कपड़े पैक कर रही हूँ दीदी। क्यों भाई, अभी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई और तुम इतनी जल्दी कपड़े पैक कर रही हो? मुझे यहाँ और दिन नहीं रुकना, मैं यहाँ पर आपके भाई की शादी के लिए काम में आपकी मदद करवाने आई थी, लेकिन आप सब तो यहाँ पर मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो। मैंने दिनेश जी को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने आते ही होंगे। अरे तुम बिना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो साधना, तुम तो मेरी देवरानी हो, अब क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? मैं अब भी ना दिनेश को यहाँ पर आने के लिए मना कर देती हूँ। जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आशा अपने देवर दिनेश को फ़ोन करके वहाँ पर आने के लिए मना कर देती है। शाम के समय आशा साधना के पास एक साड़ी लेकर आती है। ये लो साधना, आज हम लोग ना शॉपिंग पर गए थे तो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। शाम को हल्दी का फंक्शन है तो फंक्शन में इसे पहन लेना। ठीक है दीदी। साधना बिल्कुल सीधे स्वभाव से वो साड़ी ले लेती है। शाम को हल्दी के फंक्शन के लिए साधना वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसकी जेठानी उसके लिए नई साड़ी लेकर आई है। तभी साधना की एक रिश्तेदार कहती है, अरे ये तो वही साड़ी है ना जो तुम काम वाली के लिए लेकर आई थी आशा, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया था। हाँ लेकिन ये साड़ी ना मेरी देवरानी को पसंद आ गई तो मैंने उसे दे दी। काम वाली ना सही, लेकिन साड़ी मेरी देवरानी ने तो पहन ली। तुम्हारी देवरानी का स्टैंडर्ड भी कमाली है, काम वाली से भी गया गुजरा। दिव्या की ये बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग साधना पर हंसने लगते हैं। उनकी बातों से साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अरे मम्मी क्या हो गया, सुबह सुबह आप इतनी टेंशन में क्यों? अरे बेटा क्या बताऊँ, तेरी भाभी के लिए मैंने जो ज्वेलरी बनाई थी वो कहीं मिल नहीं रही। सुबह से 3 बार पूरी अलमारी छान चुकी हूँ। क्या? लेकिन ऐसे कैसे ज्वेलरी कहीं जा सकती है? और वैसे भी अलमारी की चाबी तो आपके पास ही रहती है। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ज्वेलरी गायब हो गई। ज्वेलरी गायब होने की बात घर में फैल जाती है। तभी उनके रिश्तेदार पुष्पा कहती है, अगर किसी ने ज्वेलरी चुराई है तो ज़रूर घर में ही कहीं ना कहीं छुपाई होगी। आप सबके सामान की तलाशी ले लो, आपको मिल जाएगी। क्या तो तुम ठीक रही हो पुष्पा बेटा, मेरी लाखों की ज्वेलरी ऐसे कैसे कोई चुरा कर ले जा सकता है। आशा की मम्मी सबके सामान में ज्वेलरी ढूंढती है और उन्हें आशा के बैग से ज्वेलरी मिल जाती है। ये ब्लू बैग किसका है? ये तो मेरा बैग है मम्मी, लेकिन क्या हुआ? ये सारी ज्वेलरी तेरे बैग से मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू अपनी भाभी के लिए बनवाई हुई ज्वेलरी चुरा सकती है। ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? मैं भला इसे क्यों चुराऊंगी? और आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है?
आशा दीदी, अब सारी ज्वेलरी आपकी बैग से मिली है तो कोई कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगा। पहले दिन से ही ना आपकी नज़र उस ज्वेलरी पे थी। वैसे भी आपको ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती कि आपसे ज़्यादा किसी और को मिल जाए। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं पुष्पा दीदी? ये मेरा घर है और मैं अपने घर से गहने चुराऊंगी क्या? हद हो गई, आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? बुरा मत मानना आशा, लेकिन ऐसे में कैसे कोई तुम पर कभी भरोसा करेगा? अगर किसी और ने ज्वेलरी चुराई होती तो अब तक ज्वेलरी यहाँ पर थोड़ी ना होती, और कोई और ज्वेलरी चुरा कर तुम्हारे बैग में क्यों रखेगा? अगर कोई और चुराता तो उसे इतना तो पता होता कि घर में चेकिंग होगी, इसलिए वो पहले ही इसे घर से गायब कर देता। तुम्हें लगा होगा कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मुझ पर तो कोई शक करेगा नहीं, कोई मेरी बैग चेक करेगा नहीं। इसी बात का फ़ायदा उठाया ना तुमने। बस बहुत हो गया। मैं दीदी के खिलाफ अब एक शब्द और नहीं सुन सकती। मेरी आशा दीदी भले ही ज़बान की कितनी भी कड़वी हो, लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ये हरकत तुम्हारी आशा दीदी ने नहीं की तब तो जाहिर सी बात है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। पहले तुमने ज्वेलरी चुराई, उसके बाद जब पकड़े जाने का डर लगा तो सारी की सारी आशा के बैग में रख दी। मैं भले ही गरीब घर से हूँ, लेकिन कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने ऐसी हरकत करना नहीं सिखाया। बाकी ये ज्वेलरी किसने चुराई है वो तो अभी आप सबको पता चल जाएगा। क्या मतलब, कैसे पता चल जाएगा? जब आपने इस कमरे में आकर ज्वेलरी को आशा दीदी के बैग में रखा था ना, बस 2 मिनट पहले मैं अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर गई थी और गलती से मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पर अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर चली गई और मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, वरना सच तो कभी किसी को पता नहीं चलता। क्या? इसका मतलब आपने ज्वेलरी चुरा कर मेरे बैग में रख दी पुष्पा दीदी? वो रिकॉर्डिंग दिखाओ ज़रा साधना। साधना जैसे ही सबको वो रिकॉर्डिंग दिखाती है तो सब दंग रह जाते हैं। पुष्पा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और आशा की मम्मी उसे अपने घर से निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दे आशा बेटा, मैंने तुम्हारी माँ होकर भी तुम पर शक किया। मुझे भी माफ़ कर दो आशा, मैंने भी जाने अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। आप लोगों को तो मैंने हमेशा अपना समझा, उसके बाद भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जिस देवरानी के साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, आज उसी ने सबके सामने मेरी इज्जत बचा ली। मुझे माफ़ कर दो साधना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं सबकी नज़रों में हमेशा के लिए चोर बन जाती। तुम चाहती तो आज मुझसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देवरानी जेठानी के बीच में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है। इस सबक से आशा की आंखें खुल जाती है। वो साधना से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद फिर कभी साधना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। वर्मा परिवार में प्रेम अपनी मां नूतन, पिता प्रदीप, भाई राजन और भाभी सविता के साथ रहा करता था। सविता, अरे ओ सविता। आ रही हूँ, क्यों चीख रहे हो? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अभी तक मुझे नाश्ता नहीं मिला। ओफो, तो नाश्ता ही तो बना रही हूँ किचन में, भरतनाट्यम नहीं कर रही हूँ वहाँ। अरे चिल भाभी चिल, इतना गुस्सा क्यों? मैं घर में अकेली काम करने वाली और ये ऐसे बात करते हैं जैसे मैं कोई मशीन हूँ। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? हर बहू अपने घर को संभालती है, तू क्या कोई नया काम कर रही है? मैं नया काम नहीं कर रही हूँ, पर मैं बहुत थक जाती हूँ। प्लीज़ कोई नौकरानी रख लीजिए ना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, किसी को रोजगार भी मिल जाएगा और भाभी को आराम भी। बस खत्म हो गई हो तो मुझे नाश्ता मिलेगा प्लीज़। हाँ देती हूँ। और नूतन, तुम्हें पता संजीवनी के बेटे ने लव मैरिज कर ली। अरे आग लगे इन लव मैरिज करने वालों को। अरे क्या बोल रही हो? संजीवनी तुम्हारी ननद है। अरे कोई भी हो, ननद हो चाहे मेरी बहन हो, लव मैरिज मेरी नज़र में सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी है। अरे मम्मी, इतनी भी क्या दिक्कत है आपको? उनकी लाइफ उनकी मर्जी। हाँ तो वैसे ही मेरी लाइफ मेरी मर्जी। मुझे नफरत है लव मैरिज से और मेरे घर में कभी भी लव मैरिज नहीं होगी। नूतन ने इनडायरेक्टली प्रेम से बोल दिया था कि उसे भी अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेम की तो एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो शादी करना चाहता है। शाम का समय था। प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड शीतल से मिलने कैफे में गया। यार शीतल, मम्मी का रिएक्शन देखकर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ प्रेम? उन्होंने फिर से लव मैरिज के खिलाफ कुछ कहा? हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि लव मैरिज उनके घर में कभी नहीं होगी।
पता नहीं उनको क्या दिक्कत है लव मैरिज से। तो अब क्या करेंगे हम दोनों की शादी कैसे होगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे मुझे नहीं पता शीतल, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी को समझाना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अपनी सोच से टस से मस नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी प्रेम? हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सोचो सोचो, कुछ सोचो। अगर मैं तुम्हारी मम्मी के सामने अपने आप को अच्छा और सर्वगुण संपन्न साबित कर दूं, तब तो वो मान जाएंगी ना? हाँ शायद, लेकिन तुम उनके सामने अपने आप को कैसे साबित करोगी? पता नहीं, बस मुंह में आया तो बोल दिया। टेंशन में ना कुछ भी बोल रही हूँ। प्रेम और शीतल कैफे में बैठे रहते हैं। प्रेम कुछ सोचते हुए शीतल की ओर देखता है। प्रेम, क्या सोच रहे हो? कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास? हाँ, एक प्लान है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। बताओ ना प्रेम जी, ऐसा भी रास्ता हो बताओ। क्या पता कुछ अतरंगी करने से हमारी बात बन जाए। शीतल, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना अगर ये प्लान तुम्हें बुरा लगे तो। अरे तुम छोड़ो ना वो सब बुरा बुरा, बताओ क्या है प्लान? मैं सोच रहा था कि तुम हमारे घर में नौकरानी बनकर आ जाओ। है? नौकरानी? देखो, मम्मी को ना कोई शक भी नहीं होगा और तुम हमारे घर में भी रह पाओगी। अगर इससे हम एक साथ रह सकते हैं और शादी कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ प्रेम। सच में? शीतल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रेम, अगर इसमें हमें साथ रहने का मौका मिलता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शीतल शीतल शीतल, तुम सच में कमाल हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अब एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले दिन शीतल, जो अब मंजू के रूप में घर की नौकरानी बनने जा रही थी, प्रेम के घर पहुंची। सविता दरवाजा खोलती है। हाँ बोलो, क्या काम है? नमस्ते, मैं मंजू, मुझे काम की ज़रूरत है। क्या यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? अरे वाह, बहुत अच्छे हो तुम आ गई। हमें ना एक नौकरानी की ज़रूरत ही थी। अंदर आओ ना। शीतल अंदर आकर सभी को नमस्ते करती है। अच्छा हुआ कोई मिल गया काम के लिए। चलो सविता, अब तो तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ सही कहा। मंजू, तुम ना आज से ही काम शुरू कर सकती हो। प्रेम शीतल को डराने के लिए कहता है। आपने नाम क्या बताया? हाँ, शीतल नाम बताया क्या? नहीं तो मंजू बताया। पर मंजू, मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनकर शीतल और ज्यादा घबरा गई। अब तो प्रेम का भी गला सूख गया। अरे मम्मी, क्या बोल रही हो आप? अरे सभी नौकरानियों की शक्ल एक जैसी होती है, इसलिए शायद ऐसा लगा होगा मुझे। जी, ऐसा ही होगा। ओह थैंक गॉड, बच गए। मुझे तो लगा भांडा फूट गया। शीतल ने राहत की सांस ली और सभी को देखकर मुस्कुराई। सभी बहुत खुश थे कि अब सविता को काम में मदद मिल जाएगी, लेकिन प्रेम की खुशी का राज किसी को नहीं पता था। शीतल ने घर में काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही नूतन ने उसे एक मशीन की तरह काम पर लगा दिया। मंजू, सबसे पहले घर में झाड़ू लगा दो। जी मम्मी जी। मेरा मतलब मालकिन जी। जी मालकिन जी। मम्मी जी। आज के बाद कभी भूल से भी मुझे मम्मी जी मत बोल लेना, वरना तेरे से आन खींच लूंगी। तू और मेरी बेटी। शीतल को नूतन का ये रवैया बहुत बुरा लगता है, पर वो चुपचाप पूरे घर में झाड़ू लगाने में लग जाती है। झाड़ू लगते ही नूतन फिर से उसे आवाज देती है। अब पोछा लगाओ, हर कोने को चमका दो, चलो। जी ठीक है। पोछा लगाते हुए शीतल की कमर दर्द करने लगी, लेकिन उसने काम जारी रखा। जैसे ही पोछा खत्म हुआ, नूतन ने फिर से उसे बुला लिया। मंजू, चलो बर्तन धो दो। जी, अभी करती हूँ। बर्तन धोते धोते शीतल की उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। बर्तन धोते ही नूतन को कुछ और याद आ जाता है। मंजू, चूल्हा साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। ये आज ही ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं, अगले साल कर देना। क्या? अरे क्या की बच्ची, जो कह रही हूँ वो कर। चूल्हा साफ करने के बाद शीतल ने सोचा, हाँ अब तो थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन हमारी नूतन, उसने तो फिर से उसे बुलाया। मंजू देख, कुछ कपड़े गंदे पड़े होंगे बाथरूम में, जाओ ना धो दे। जी अच्छा। शीतल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी कमर, उंगलियां, पैर सब दर्द कर रहे थे, इसलिए वो अब कुछ देर लेट कर आराम करने लगी। मंजू बेटा, आराम कर रही हो? जी, थोड़ा थक गई थी ना।
कामचोर कही कि तू यहाँ आराम करने आई है। अरे मम्मी जी, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए ना, बहुत थक गई है बेचारी। नहीं सविता, इसे आराम करने के पैसे नहीं दे रही हूं मैं। पर मालकिन, तो इस घर की नौकरानी है, बहू नहीं। है जो तुझे आराम करने को मिले, चल। जी मालकिन। शीतल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन नूतन उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती थी। शाम हुई तो शीतल डिनर बनाने के लिए किचन में गई। उसने सभी की पसंद का खाना बनाया। वाह मंजू, आज तो मेरे पसंद के आलू पराठे बनाया है तुमने। और मेरे लिए पनीर भुर्जी भी, और मेरे लिए भिंडी भी बनाई है। नूतन ये देखकर हैरान थी कि मंजू ने सबकी पसंद का खाना कैसे बना दिया, जबकि किसी ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। डिनर के बाद नूतन ने शीतल से चाय बनाने को कहा। मंजू, एक कप चाय बना दो। जी अभी लाती हूँ। शीतल ने चाय बनाई और नूतन को दी। नूतन ने चाय का स्वाद चखा तो वो फीकी थी। अरे मंजू, ये चाय फीकी क्यों बनाई? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मुझे शुगर है। जी वो किचन में मैंने शुगर फ्री का डिब्बा देखा तो मैं समझ गई। हैं? तू तो ठहरी जाहिल, तूने पढ़ कैसे लिया? वो मैंने डिब्बा पहचान लिया, पीला होता है ना, मैंने पहले भी देखा है। नूतन ये सुनकर हैरान थी, लेकिन हैरानी के साथ साथ उसे मंजू पर शक भी हो रहा था। शीतल अब घर के काम में और भी मग्न हो गई थी, लेकिन नूतन का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा था। नूतन उसे काम के साथ साथ बुरा भला भी कहने लगी। अरे हाँ मंजू, तुमने सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए। इतना सा काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। अनपढ़ हो, कुछ सीखने की कोशिश करो। मालकिन, मैंने तो कपड़े अलग अलग डाले थे, मुझे कपड़े धोने का सही तरीका पता है। अनपढ़ और जाहिल लोग क्या जाने सही और गलत। तुम्हें तो बस काम के पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शीतल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नूतन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तुम जैसे गरीब लोग बड़े लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हो, पर बन नहीं पाते कभी। इसलिए तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। मालकिन मैम, शीतल गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे अपने प्यार के लिए ये सब कुछ सहना था। जी मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। शीतल ने खुद को संभाला और फिर से काम में जुट गई। शीतल दिन भर मेहनत करती रही, लेकिन नूतन ने उसे कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। एक दिन उसने शीतल से कहा, मंजू, ये कैसे कपड़े पहन कर आती हो तुम? नौकरानी हो, नौकरानी वाले कपड़े पहना करो। मालकिन, ये मेरे अपने कपड़े हैं। अपने कपड़े? चल झूठी, इतने अच्छे कपड़े होंगे क्या तेरे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये ले, ये हमारे पुराने कपड़े हैं, इन्हें पहना कर। नूतन ने अपने और सविता के पुराने फटे हुए कपड़े शीतल को दिए। शीतल को मजबूरन वो कपड़े पहनने पड़े। शीतल के इस हाल को देखकर प्रेम का दिल टूट गया। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, आप मंजू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसे अपने खुद के कपड़े पहनने दो ना। प्रेम, तुम बीच में मत पड़ो। ये हमारे घर का काम कर रही है और इसे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये गलत है। मैंने कह दिया ना, तुमसे मतलब नहीं है, चुप रहो। प्रेम की बातों का नूतन पर कोई असर नहीं हुआ। शीतल ने चुपचाप उन फटे पुराने कपड़ों को पहन लिया। एक दिन जब नूतन और सविता घर के किसी काम में व्यस्त थी, प्रेम ने मौका देखकर शीतल से अकेले में बात करी। शीतल, तुम्हें मेरे लिए इतनी बेइज्जती सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बंद कर दो अब, प्लीज़। प्रेम, तुम ऐसा मत कहो। ये हमारे प्यार का इम्तिहान है और मुझे इसे पास करना ही पड़ेगा। लेकिन शीतल, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सही नहीं है। प्रेम, हिम्मत रखो, मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। हमारा प्यार सच्चा है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। प्रेम की आंखों में आंसू थे। वो शीतल की मजबूरी देखकर टूट रहा था, लेकिन शीतल ने उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। देखो प्रेम, हमें मजबूत रहना होगा। मैं जानती हूँ कि ये सब सहना मुश्किल है, लेकिन हमारा प्यार इन सब से बढ़कर है। तुम हिम्मत मत हारो। शीतल, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत ही मुझे मजबूत बनाए रखती है। शीतल ने प्रेम को ढाढ़स बंधाया और उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीतल फिर से घर के काम में और नूतन का दिल जीतने में लग गई। एक दिन उसने माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने का सोचा। हे भगवान, पता नहीं मेरी इस मेहनत का मुझे कोई फल मिलेगा कि नहीं। प्रेम की मम्मी तो सचमुच बहुत सख्त है, वो तो मुझे कुछ समझती नहीं। फिर जैसे ही वो माइक्रोवेव ओवन का स्विच ऑन करती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो घबरा जाती है। तभी वहाँ नूतन आ जाती है। अरे कालमोही, ये क्या किया तूने?
अवन खराब कर दिया। जब तूने कभी जिंदगी में ये सारी चीजें देखी नहीं तो इनको चलाना जरूरी है क्या? मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन, मुझे अवन चलाना तो आता है लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। एक तो काम खराब करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। तभी वहां सविता आ जाती है। अरे माँ जी, इसमें मंजू की कोई गलती नहीं है। ये माइक्रोवेव ना कल मुझसे खराब हुआ था, मैं बताना भूल गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने से पहले इसे एक बार पूछना तो चाहिए था। यहाँ काम करती है तो हर चीज को अपना समझने लगी है। लगता है तू भूल जाती है कि तू नौकरानी है, बहू नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। चल भाग यहाँ से। शीतल उदास होकर वहां से चली जाती है। एक दिन सारा काम निपटाने के बाद सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे। शीतल भी वहीं बैठ जाती है। क्या रे मंजू, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? जी आ रहा है ना मालकिन। चल झूठी, खाक तुझे समझ में आ रहा होगा। तूने आज तक दूरदर्शन से आगे कुछ देखा भी है क्या? अरे मम्मी, क्यों आप हर समय शीतल को, मेरा मतलब मंजू को सुनाती रहती हो? और तुझे तो ऐसे मिर्ची लग रही है जैसे तेरी होने वाली पत्नी को कुछ कह दिया हो मैंने। मम्मी क्या आप भी कुछ भी बोलती हो? इसी बात पर ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। कैसा आइडिया? तो चुप रह, मुझे मंजू से बात करने दे। मंजू, तेरे घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी नज़र में एक लड़का है, मैं उसे बहुत जल्द बुला लूँगी। तेरे ही जैसा है, तुझे पसंद भी आ जाएगा। अरे नहीं, वो मैं नहीं क्या, तेरी शादी की उम्र हो गई है। अरे तू बेफिक्र रह, मैं कराऊंगी तेरी शादी। प्रेम इस बीच कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ मजाक कर रही है। यहाँ तक कि बाद में अकेले में शीतल उससे कहती भी है पर वो मानता नहीं। प्रेम कुछ करो वरना तुम्हारी माँ मेरी शादी किसी और से करा देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, माँ मजाक कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था, प्लीज़ ध्यान रखना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। प्रेम जिस चीज़ को मजाक समझ रहा था वो 2 दिन बाद ही उसके सामने असलियत बनकर आ गई। नूतन ने सचमुच लड़के को घर बुला लिया। ये कौन है? मैंने बताया था ना, मंजू के लिए एक लड़का देखा है, ये वही है। एक स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करता है। हमारी मंजू को बहुत खुश रखेगा। आर यू सीरियस मम्मी? हाँ और क्या। और मैंने सोचा है कि हम इन दोनों को अपने ही घर में रख लेंगे। इन दोनों को घर भी मिल जाएगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। अरे नूतन, तुम ये सब जो डिसाइड करती चली जा रही हो, कम से कम एक बार मंजू से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, वो भला कहाँ अपना भला बुरा जानती है। हम उसके बड़े हैं, हमें ही तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। ये सब देखकर प्रेम को बेचैनी होने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। शीतल भी अपना मुंह बंद करके बैठी रहती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। देखते ही देखते उनकी शादी तय हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, अगले महीने सगाई करवा लेते हैं और फिर उसके 1 हफ्ते बाद शादी करवा देंगे। चट मंगनी पट ब्याह। हाँ ये अच्छा रहेगा। क्यों, सही है ना मंजू? हाँ जी। प्रेम को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने सचमुच शीतल की शादी तय कर दी है। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश करी लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और सगाई वाला दिन आ गया। आज हमारी मंजू की सगाई हो जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं 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 नहीं। अरे क्या पगला गया है क्या? नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है? ये सगाई और शादी नहीं हो सकती। क्या भाई? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। इसका नाम मंजू नहीं शीतल है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो इस घर में नौकरानी बन के सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आपका दिल जीत सके। लेकिन आपका दिल तो पत्थर का है। चलो आखिर तुम बोले तो सही, इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। मुझे तो पहले से पता है कि ये लड़की शीतल है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ, मैंने शुरुआत में नहीं कहा था कि मैंने इसको कहीं देखा है? तो फिर मुझे याद आ गया था कि मैंने तेरे मोबाइल में इसकी फ़ोटो देखी थी और इसके बाद जिस तरह से इसके घर वालों के बारे में सारी चीज़ें पता थी उससे मेरा शक पक्का हो गया। मैं तो बस देख रही थी कि अपने प्यार को पाने के लिए तुम लोग किस हद तक जाओगे। अरे नूतन, तुमने इतना बड़ा खेल खेल लिया, कम से कम मुझे तो बता देती। अरे आपके पेट में कुछ नहीं रुकता। वैसे बेटी शीतल, मैं मान गई क्योंकि तुम अपने प्यार को पाने के लिए मेरे ऐसे ऐसे ताने और बातें सुन रही थी जो कि शायद मैं खुद भी ना सुन पाती। इसलिए आज तुम्हारी सगाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इस लड़के के साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ। क्या? सच में?
हाँ सच में? चलो प्रेम, तुम भी तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू। अरे लव यू टू। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पत्थर दिल कहा। अरे कोई बात नहीं, तूने सच ही तो कहा था, क्योंकि मैं अब तक पत्थर दिल ही थी, पर तुम दोनों का प्यार देखकर ये पत्थर भी पिघल गया। ये सुनकर प्रेम अपनी माँ के गले लग गया। फिर प्रेम और शीतल की सगाई हो गई और अगले ही हफ्ते दोनों ने शादी भी कर ली।